तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अतीत से वर्तमान अध्याय 5 शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल का भाग 1 का जो रीडिंग सेक्शन और समझाने वाला वीडियो था मैंने अपलोड किया है पिछली बार। आज हम लोग इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाग 2 में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, मैं थोड़ा सा पीछे का एक छोटा सा रीडिंग बता देती हूँ जिससे थोड़ा सा हमें पढ़ने में आसानी होगी। हमने पिछली वीडियो क्लास में 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच राजा ने किन किन चीजों का निर्माण कराया था उसके बारे में पढ़ा था। संरचना शैली, निर्माण सामग्री क्या थी। और पहले भाग में जो हमने पढ़ा था उसको क्या है, अध्याय में 3 भाग में विभाजित किए, 3 भाग में बांटकर इसमें अध्याय में पढ़ना। पहले भाग में 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने मंदिर हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मंदिरों का निर्माण 2 शैली में हुआ था। हमने नागर शैली के बारे में पढ़ा था और द्राविड़ शैली के बारे में पढ़ा था। द्वितीय भाग भी हम लोग पढ़े थे। और द्वितीय भाग में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, द्वितीय भाग में 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की इमारतों को हमने पढ़ा था, जिसमें भारत में बहुत सारे मुस्लिम उपासना स्थल बनाए गए थे और मेहराब शैली और गुंबद शैली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग तृतीय भाग में पढ़ेंगे, तृतीय भाग में किस तरह के मंदिरों का निर्माण है और किसने करा और उनकी शैली के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं तृतीय भाग। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। स्थापत्य कला के विकास के तृतीय भाग के अंतर्गत मुगल काल में बनी इमारतों को रखा जा सकता है। कौन सी इमारत, मतलब मुगल काल में, मतलब मुगल काल में जो जो इमारतें बनी थी उसको हम तृतीय भाग में पढ़ेंगे। मुगलों ने भव्य महलों, किलों, विशाल द्वारों, मस्जिदों एवं बागों का निर्माण कराया। तो मुगल ने क्या क्या निर्माण कराया था बच्चों, महल का, किले का, विशाल द्वार मतलब बहुत बड़े बड़े द्वार, प्रवेश द्वार जो होता था उसके दरवाजे जो है और जो उसकी द्वार है बहुत विशाल, मतलब बहुत बड़े बड़े दरवाजों का निर्माण कराया गया था। मुगल शासकों ने व्यक्तिगत स्तर पर इमारतों के निर्माण में रुचि दिखाई, विशेषकर शाहजहां ने। मुगल कला का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में दिखता है। इसकी शुरुआत बाबर के द्वारा हुई। तो जो बाग बनना शुरू हुआ था उसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, बाबर ने की थी। उसने अपनी आत्मकथा में औपचारिक रूप से बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। तो बाग जो थे वो आयताकार, जो उनका आकार था जमीन का वो आयताकार रूप में था। और बाग जो है 4 भाग में विभाजित होते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहलाते थे। तो बाग 4 बाग कब कहलाते थे, जब वो 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। कुछ सर्वाधिक सुंदर बागों जैसे काश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो दिल्ली में, आगरा में और कश्मीर में जहांगीर और शाहजहां के द्वारा बागों का निर्माण कराया गया था। मुगल स्थापत्य कला का व्यवस्थित एवं वास्तविक विकास अकबर के काल में शुरू हुआ। ठीक है, तो जो वास्तविक मतलब व्यवस्थित, बहुत अच्छे तरह से, व्यवस्थित मतलब बहुत अच्छी तरह से उसकी रूपरेखा तैयार करके जब उसका वास्तविक विकास हुआ तो अकबर के काल से शुरू हुआ। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन तथा स्थानीय शैलियों का समावेश हुआ। मतलब कि जो निर्मित इमारत में जो इस्लामिक जो थे और जो हिंदू थे, जो बौद्ध, जैन और स्थानीय शैली मतलब पूरे शैली को मिलाकर इस्लामिक शैली, हिंदू शैली, बौद्ध शैली, जैन शैली, इन लोगों के द्वारा जो इमारतें बनाई गई थी उन शैलियों का समावेश हुआ। मतलब सबको मिलाकर के शैलियां बनाई गई। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में किले और महलों का निर्माण करवाया। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बुलंद दरवाजा है जो अर्ध गुंबद शैली से बना है। ठीक है, इन इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। साम्राज्य की विस्तार के साथ उसके संसाधन बढ़े, इससे स्थापत्य कला का विकास भी हुआ। कहने का मतलब है बच्चों कि स्थापत्य कला का जो विकास है वो मुगल काल में वो सबसे ज्यादा हुआ। जहांगीर के शासन काल के अंत में पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी। तो जहांगीर का जब शासन पूरा हो रहा था, खत्म हो रहा था, तो उस समय संगमरमर की इमारतें बनने लगी। इनकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की निकाशी की गई। हुमायूं और एतमादुद्दौला का मकबरा इसका एक अच्छा उदाहरण है। इन दोनों
मुगल कालीन इमारतों में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ। जैसे हुमायूं की मकबरा में गुंबद पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, हुमायूं के मकबरा में गुंबद जो है वो पूर्णतः किसका बना हुआ बच्चों? संगमरमर का। और गुंबद जो होता था वो कहते हैं ना ऊपर गोल सा जो होता है उसे गुंबद कहते हैं। इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार का प्रयोग पहली बार हुआ। एतमादुद्दौला की मकबरा में पहली बार पितरा द्वारा दूरा अथवा रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। आगे चलकर इसका पूरा इस्तेमाल ताजमहल में हमें दिखाई पड़ता है। एतमादुद्दौला नूरजहां का पिता था, जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहां के कारण बहुत अधिक रहा। नूरजहां के प्रयासों से यह मकबरा बना था। ठीक है, तो एतमादुद्दौला जो थे वो नूरजहां के पिता थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शाहजहां के शासक काल में मुगल कालीन भव्य इमारतों को बनाया गया। यह काल अपेक्षाकृत शांत और मतलब शाहजहां के काल में बहुत बड़ी बड़ी और भव्य मतलब बहुत सुंदर और भव्य बहुत बड़ा इमारत बनाया गया। शासन के स्तर पर काफी समृद्ध था। यद्यपि जनता इस काल में ज्यादा परेशान रही। क्योंकि कहाँ परेशान रही बच्चों? शाहजहां के शासनकाल में जनता जो थी वो परेशान रही, क्योंकि सबसे अधिक अकाल इसी काल में हुआ। अकाल मतलब जो है अकाल इसी काल में हुआ। ठीक है, अकाल का अर्थ होता है बच्चों जब अनाज के कारण यानी जब भुखमरी हो जाती है, अनाज के कारण लोग भूखे मरने लगते हैं, अनाज नहीं मिलता तो उसे अकाल कहते हैं। तो जो जहांगीर के शासन काल में लोग अकाल से पीड़ित थे। इस समय बनने वाली भव्य इमारतों के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से शाहजहां व्यापक स्तर पर इमारतों का निर्माण करवा रहा था, ताकि लोगों को लगातार काम मिल सके। तो मतलब शाहजहां के काल में बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का काम शुरू किया गया बड़े पैमाने पर। क्यों? ताकि लोगों को काम मिल सके। ठीक है, रोजगार मिल सके। इस काल में बनने वाली इमारतों में संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। मतलब कब? शाहजहां के काल में बहुत ज्यादा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही स्तंभों तथा दीवारों पर रत्न जड़ित नक्काशी पित्रादूरा का प्रयोग भी खूब किया गया। पित्रादूरा जो है बच्चों एक तरह की नक्काशी होती थी जो पत्थरों पर उकार कर फूलों का और बहुत सुंदर सुंदर नक्शे बनाए जाते थे। इन दोनों के इस्तेमाल से निर्मित ताजमहल स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। इसकी प्रमुख विशेषता उसका विशाल गुंबद तथा मुख्य भवन की चबूतरी कर किनारे पर खड़ी 4 मीनारें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है ये इसको हम 4 मीनार कहते हैं। ये जो है यह 4 मीनार है जो 4 कोने पर खड़ी है। और गुंबद जो होता है बच्चों ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं? गुंबद कहते हैं। इसे ही गुंबद कहते हैं, यानी गोल गोल जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे गुंबद कहते हैं। संगमरमर के सुंदर झरोखे जड़े हुए कीमती पत्थरों तथा छतरियों से इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पित्रादूरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूने, इसे क्या कहते हैं? पित्रादूरा। ठीक है, इसके अलावा इसके चारों तरफ लगाए गए सुसज्जित बाग से और भी प्रभावशाली लगता है। इस काल में आगरा तथा दिल्ली में भव्य मस्जिदों का निर्माण कराया गया। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहाबाद नामक नवीन नगर की स्थापना 1638 में की, जहां प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो प्रशासनिक भवन के रूप में किसका निर्माण कराया गया बच्चों? लाल किला का। यह लाल किला बलुआ पत्थर से बनाया गया जो अपने निर्माण काल में शक्ति और सत्ता का केंद्र बना हुआ था। ठीक है, तो यह जो है प्रशासनिक मतलब प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशासनिक भवन यह बनाया गया था। शाहजहां के काल में निर्माण कार्य अनवरत रूप से चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। मतलब शाहजहां के काल में आगरा और दिल्ली में बहुत ज्यादा इमारतों का निर्माण हुआ। उसने सबसे अधिक ध्यान सार्वजनिक और निजी सभा कक्षों, दीवाने आम दीवाने खास के निर्माण पर दिया। तो जो दीवाने आम और दीवाने खास क्या थे? ये कक्ष बनवाए किसने? शाहजहां ने। ठीक है, ये सारे कक्ष किसने बनवाए? शाहजहां ने बनवाए। किसके लिए? जो है सार्वजनिक और निजी सभा
मतलब सार्वजनिक और निजी सभा, जो सब लोगों के लिए यह सभा का निर्माण कराया गया। निर्माण में इस बात पर ध्यान दिया गया कि बादशाह के बैठने का आसन ऊंचा हो ताकि सभी का ध्यान उसके तरफ रहे। उसके सिंहासन के पीछे पितरादूरा का जो काम किया गया है उसमें चित्रकारी भी शामिल है। यह उसकी शक्ति, न्यायप्रियता और पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि इत्यादि का आभास कराने के उद्देश्य से था। ठीक है, सिंहासन के पीछे पितरादूरा का जो है बच्चों, उसके जो सिंहासन बना था वो ऊंचा बना था और सिंहासन के पीछे पितरादूरा का जो है वो नक्काशी का काम किया गया था। ठीक है, तो यह उसकी शक्ति, न्याय प्रियता और पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि, मतलब ये जो राज में शासन करते थे, जो राजा थे, वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और यह बताते थे, का आभास कराने के उद्देश्य से था। औरंगजेब के शासन काल में स्थापत्य कला का विकार शिथिल पड़ गया। मतलब जब औरंगजेब का शासन काल आया तो जो स्थापत्य कला था, ये जो कला की निकाशी थी, जो कलाएं, जो मंदिरों, मस्जिदों, भवन का जो निर्माण हो रहा था, वह धीरे धीरे कम पड़ने लगा, खत्म होने लगा। वस्तुतः उसका शासन अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा अशांत रहा। ठीक है, वह ठीक नहीं रहा। उसे निरंतर आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। किसे सामना करना पड़ा बच्चों? औरंगजेब को। साथ ही साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले कई कारक भी उसी काल में उभर कर सामने आए, जिसके विषय में आप अध्याय 4 में पढ़े हैं। हम लोगों ने इसका 4 में अध्याय में ये पढ़ा हुआ है। तो हम लोग औरंगजेब के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में चौथे अध्याय में पढ़ चुके हैं। औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं अपनी पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया, लेकिन यह इमारत मुगल काल की उस भव्यता को प्रदर्शित नहीं करते जो उसकी विशेषता थी। कहने का मतलब ये कि औरंगजेब ने जो बीवी का मकबरा बनवाया वह उतना सुंदर, उतना भव्य, उतना बड़ा, उतना अच्छा नहीं था जैसा कि मुगल काल में इमारतें थीं। ठीक है, मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जिसे जहांगीर के समय में बिहार के प्रांत पति इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। ठीक है, तो बिहार में जो मनेर है वहां पर एक क्या है, शाह दौलत का मकबरा है। ठीक है, जो किसने बनवाया था बच्चों? जहांगीर के समय में बनाया गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर में हुआ है। इस अकबरकालीन मुगल शैली की भी विशेषता दिखाई देती है। मुगल वास्तुकला की शैली और परंपरा 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में नवोदित राज्यों के संरक्षण में जारी रहा। इसका एक अच्छा उदाहरण अवध के नवाबों द्वारा लखनऊ में निर्मित इमारतें हैं। तो मुगल वास्तुकला शैली जो थी और मुगल वास्तुकला की जो शैली थी, उसकी जो परंपरा थी, वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो राज्य थे, नवोदित वहां के जो राज्य थे, उनके संरक्षण में जारी रहा। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है? नवाबों द्वारा लखनऊ में निर्मित इमारतें, मतलब नवाबों के द्वारा जो इमारतें लखनऊ में बनवाई गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं शताब्दी में शेर शाह और उसके पुत्रों द्वारा करवाया गया। यानी कि बिहार में जो सासाराम है वहां जो 3 मकबरों का निर्माण कराया वो शेर शाह और उसके पुत्रों ने करवाया। इसमें शेर शाह का मकबरा जो अफगान शैली में निर्मित है, स्थापत्य कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह अफगान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। कौन सा? मकबरा सासाराम में जो मकबरा है, शेर शाह का मकबरा। यह इमारत 1545 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है। अष्टकोणीय मतलब अष्ट का अर्थ होता है 8, कोणीय मतलब कोण, यानी 8 कोण है। ठीक है, और जो जिस चबूतरे पे बना है वह कैसा है बच्चों? चौकोर है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसकी छत भव्य गुंबद है जो अपने संतुलित रूप और अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। तो ये है सासाराम में मकबरा शेर शाह और उसके पुत्रों द्वारा बनाया गया। ठीक है, शेर शाह ने इसे अपने जीवन काल में ही निर्मित कराया।
यह इमारत तुर्क अफगान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला, जिसके विषय में आपने इसी पाठ में पढ़ा है, इसके बीच संपर्क बिंदु मतलब दोनों का समावेश था। इसने मुगलों द्वारा निर्मित भव्य इमारतों के लिए एक मजबूत रूपरेखा पेश की। इस मकबरे की संपूर्ण विशेषता को मुगलों ने अपनी इमारतों में अपनाकर उसे विकसित किया। शेर शाह का मकबरा बिहार को स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। तो बिहार में जो स्थापत्य कला का जो बहुत अच्छा पहचान है वह है क्या? शेर शाह का मकबरा। ठीक है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है बच्चों? सासाराम में। और सासाराम कहाँ है? बिहार में। तो हम लोगों ने ये अध्याय पूरा पढ़ लिया और इस अध्याय का जो नोट है यहाँ पे मैंने लिखा है नोट, इसको जो शॉर्ट में आप जरूर इसको देख लीजिए और इस नोट को जरूर लिख लीजिए ताकि आपको इसका ध्यान रहेगा। तृतीय भाग, मुगल काल में बनी इमारत, महलों, विशाल द्वारों, मस्जिदों, बागों को रखा जाता है। बाबर ने बागों का निर्माण की शुरुआत की। अकबर आगरा और फतेहपुर सिकरी में किलों और महलों का अकबर ने निर्माण करवाया। और जो किलों और अकबरों का जो महलों का निर्माण कराया, उसकी जो शैली थी वह इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन और स्थानीय जो शैली थी, सब शैलियों का समावेश था। मतलब सारी शैलियों को मिलाकर तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नोट में हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर जहांगीर के शासन में संगमरमर की इमारतें बनने लगी। उसका उदाहरण है ताजमहल और हुमायूं की मकबरा। शाहजहां ने लाल किला, लाल बलुआ पत्थर से बना शक्ति और सत्ता का केंद्र है, उसका निर्माण कराया। दीवाने आम, दीवाने खास के निर्माण पर भी जोर दिया गया इस काल में। तृतीय भाग में दीवाने आम, दीवाने खास क्या था बच्चों? सार्वजनिक और निजी सभा कक्ष। सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए, निजी मतलब अपने लिए उन्होंने कक्ष बनवाए थे। औरंगजेब के शासन काल में स्थापत्य कला का विकास शिथिल पड़ गया। मतलब औरंगजेब के शासन काल में जो स्थापत्य कला था, यानी जो इमारतें, मंदिर, मस्जिदें जो भव्य शैलियों में बन रहे थे, वह धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, तो ये अध्याय हमारा बच्चों पूरा हुआ, पाठ 5। और अध्याय 5 का क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे।